और हमारे साथ फैजान मुस्तफा संविधान विशेषज्ञ जुड़ गए। फैजान साहब, एसआर बोम्मई केस का उदाहरण दिया जा रहा है, रामेश्वर प्रसाद जजमेंट का उदाहरण दिया जा रहा है, सरकारिया कमीशन का उदाहरण दिया जा रहा है, और ये तीनों का उदाहरण दोनों पक्ष दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पक्ष इन तीनों में से एक का उदाहरण देते हुए या तीनों का उदाहरण देते हुए सही लग रहा है? रवीश, पहले मैं आपको ये बताऊं कि लॉ के सब्जेक्ट की ये ड्यूटी है कि एक ही प्रावधान पर जो वकील होते हैं वो अलग अलग उससे कंक्लूजन निकालते हैं और जज की वो कहा जाता है कि आप फैसला सुनाएं। तो दोनों लोग अब एसआर बोम्मई और रामेश्वर प्रसाद कोर्ट कर रहे हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पर आपको याद होगा रवीश के परसों जब हम लोग कर रहे थे शो दिल्ली में, तो तब तक शाम तक किसी ने रामेश्वर प्रसाद का नाम नहीं लिया था और सब एसआर बोम्मई का जिक्र कर रहे थे। और मैंने आपके शो पे ये कहा था कि एसआर बोम्मई इस केस में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एसआर बोम्मई उस केस से डील करता है जब कोई मुख्यमंत्री है और उसका बहुमत कम हो गया क्योंकि कुछ विधायकों ने उससे सपोर्ट विड्रॉ कर ली या कुछ विधायक जो थे उन्होंने एब्सटेन किया, और जब वो अल्पमत में सरकार आ गई उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने और एसआर बोम्मई ने ये कहा कि राज्यपाल को ये नहीं देखना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि सरकार बहुमत में है या अल्पमत में, उसके लिए सही फोरम असेंबली है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इस केस में रामेश्वर प्रसाद जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है, इसलिए क्योंकि एसआर बोम्मई में बिल्कुल साफ तौर से पैरा 396 में लिखा हुआ है कि ये केस हम 356 के तहत डिसाइड कर रहे हैं, और ये सिचुएशन जब इलेक्शन के बाद कोई नई विधानसभा चुन के आएगी उसके बारे में हम अपनी कोई राय नहीं दे रहे हैं। अब ये देखिए कि रामेश्वर प्रसाद में नई विधानसभा बनी थी, किसी को बहुमत नहीं था, कोई दो दल मिलकर नहीं आए थे, और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन बूटा सिंह के लगाने के बाद एलजेपी और जेडीयू में मिलके कोई आपस में समझौता होने लगा और ऐसा लगने लगा कि वो बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। तब यूपीए के जो कांग्रेस के गवर्नर थे बूटा सिंह, उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व करवा दिया और उनसे कहा राष्ट्रपति जी से कि बहुत हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, दल बदल हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है। तो अब मैं आपको रामेश्वर प्रसाद का वो खास सेंटेंस बताना चाहता हूं जो अभी तक कोट नहीं किया जा रहा और वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है कर्नाटक के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद में ये कहा कि गवर्नर साहब को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि दल बदल होगा या खरीद फरोख्त होगी, वो ये देखें कि इसके पास बहुमत है और जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार वो बनाए। तो मैं ये समझता हूं इस केस में कि कर्नाटक के गवर्नर ने जो एक बुरी ट्रेडिशन शुरू हुई थी कांग्रेस के गवर्नर्स की, उसको फॉलो किया, और आज ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पार्ट हैं, और ये देश के संविधान के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। मुझे थोड़ा रवीश नाउम्मीदी हुई सुप्रीम कोर्ट की रात में ये जो हियरिंग हुई, ये एक गलत ट्रेडिशन है कि जजेस को उठाया जाए, उनको डिस्टर्ब करके कोर्ट की हियरिंग हो। मैंने यही बात याकूब मेनन के केस में भी की थी, और अगर रात में कभी हियरिंग का वक्त आए जैसे उस केस में आया था, तो मैं ये समझता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्टे कर देना चाहिए था उस केस में भी, और फिर सुबह में हियरिंग होती। कोई आसमान नहीं टूटने वाला था अगर 7 बजे के बजाय शाम के 4 बजे याकूब मेमन को फांसी हो जाती। इसी तरह कोई आसमान नहीं टूटने वाला था अगर येदियुरप्पा जी की 9 साढ़े 9 बजे के बजाय दोपहर 2 या 4 बजे ओथ हो जाती। मैं समझता हूं कि मुख्य न्यायाधीश को स्टे कर देना चाहिए था फिलहाल उस रात में, और बेंच बननी चाहिए थी सुबह में और बहस होनी चाहिए थी सुबह में। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं कि हम रात में 2 बजे से 5 बजे तक बहस करते हैं। फिर जब बहस हुई रवीश, फैजान साहब एक तर्क ये भी है कि इससे थोड़ा ये भी लगता है कि हमारी कोर्ट रात को जाग सकती है। अच्छा भी लगता है कई बार कोर्ट जाग सकती है, लेकिन आप देखिए कि ये जो जुडिशियल फंक्शन है, ये लॉ एक फॉर्मल डिसिप्लिन है। आप देखिए उसमें कपड़े भी फॉर्मल पहने जाते हैं, एड्रेस भी फॉर्मल तरीके से किया जाता है, तो उसको इनफॉर्मल ना बनाएं। ये कोई जहांगीर का दरबार नहीं है कि किसी ने जंजीर खटखटा दी और वहां न्याय दे दिया गया। ये बात सही नहीं है।
अब आप ये देखिए कि जो मुझे नाउम्मीदी सुप्रीम कोर्ट से हुई और जो आज पूरे दिन डिस्कशन में नहीं आई बात, जैसे मैंने आपको रामेश्वर प्रसाद परसों बताया था, आज एक नया और मामला बता रहा हूं जो झारखंड का है, अर्जुन मुंडा से रिलेटेड। हाँ। और जिसमें अर्जुन मुंडा की तरफ से वकील थे मुकुल रोहतगी और दूसरी तरफ थे अभिषेक मनु सिंघवी, और जो कुछ इन्होंने रात में आर्गू किया एक दूसरे से उल्टा आर्गू किया था। अच्छा। आप ये देखिए, यहां शिबू सोरेन को, हाँ। जबकि उनके पास बहुमत नहीं था, हाँ। उनको सिप्ते रजी जो गवर्नर थे कांग्रेस के यूपीए हाँ। के, उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और उसको चैलेंज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ये कहा कि ये गवर्नर ने जो काम किया ये फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे आरसी लाहौटी और सब्बरवाल और धर्माधिकारी, 3 जजेस ने, उन्होंने ये कहा कि अगर हमने इस संविधान के फ्रॉड को नहीं रोका तो ये हमसे गलती होगी और हम एक और फ्रॉड नहीं करेंगे। और क्या किया उन्होंने ऑर्डर किया कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा। देखिए रवि, जब संविधान में के तहत जब कोई मुख्यमंत्री एक विश्वास मत प्राप्त करता है तो वो ये संविधान में ये जाके लेके जाता है, कहता है कि साहब इस सदन का मेरे अंदर विश्वास है। और जाहिर है कि इस बीच वो अरेंज कर लेता है हॉर्स ट्रेडिंग से एमएलए। कंपोजिट टेस्ट ये है कि सारे लोग होंगे और सदन बताएगा कि किसका वो होगा, और उसका उन्होंने कहा वीडियोग्राफी होगी। सुप्रीम कोर्ट को अपना 2006 का अर्जुन मुंडा वाली डायरेक्टिव को कम से कम याद रखना चाहिए था। उनको इस शपथ ग्रहण समारोह पे रोक लगानी चाहिए थी। और सुबह में जब हियरिंग होती तो हियरिंग के बाद वो ये कहते हैं ये 15 दिन जो है ये बिल्कुल गलत है। कल जस्टिस बोबडे ने भी कहा कि 15 दिन बहुत बड़ा टाइम है, उनको 2-3 दिन देने चाहिए थे और कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होता। आपको याद होगा कि यूपी में रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को 36 घंटे दिए थे और 36 घंटे में भी बीजेपी ने अपनी मेजोरिटी जो थी बना ली थी। और आप देखिए एक अफरा तफरी हुई थी और कुर्सियां और वहां पे असेंबली में लड़ाई झगड़े हुए थे। फैजान साहब, यहाँ 2 बात है। आप कोई भी अगर जरूरी बात है मेरे सवाल से ना रोके, आप कह दें जरूर, पर 2 बात है कि अदालत में मुकुल रोहतगी या सरकार की तरफ से किसी ने कहा कि राज्यपाल का शपथ दिलाएगा, सही हो या गलत हो उसके फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती है। रविशंकर प्रसाद का भी एक बयान अंग्रेजी में कि द सुप्रीम कोर्ट हैज नेवर क्वेश्चन द गवर्नर्स राइट टू डिस्क्रिशन। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के विवेकाधीन के अधिकार को कभी भी प्रश्न नहीं उठाया है। ओनली सेड इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। सिर्फ इतना कहा कि ये मनमानी नहीं करें। क्या ये बात सही है? रवीश, बात सही है, लेकिन ये कि वो लॉयर हैं और बहुत बड़े लॉयर हैं तो उन्होंने उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन दिया। मैं आपको करेक्ट इंटरप्रिटेशन देता हूं। देखिए, ये बात हम आपके शो पे पहले कह चुके हैं, जबकि हम राज्यपाल के विशेषाधिकार पे कोई कंप्लीट शो नहीं किया। संविधान में कई जगह राष्ट्रपति या गवर्नर को कहा गया कि वो एक्ट करेंगे इन हिज डिस्क्रिशन। इसी को कहते हैं विशेषाधिकार। अब इसके बारे में कई जगह पे ये हो गया कि जहां राज्यपाल का अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन है उसका मतलब होगा कैबिनेट का सेटिस्फेक्शन। लेकिन जब ये अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है और ये हो रहा है कि साहब राज्यपाल को डिस्क्रिशन है, तो डिस्क्रिशन के बारे में लॉ रवीश बिल्कुल सेटल्ड है। आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, अनरीजनेबल नहीं हो सकता, फैंसीफुल नहीं हो सकता, मेलाफाइडी नहीं हो सकता। यहां पर बिल्कुल राज्यपाल ने जो डिस्क्रिशन अपना एक्सरसाइज किया है वो राज्यपाल और संवैधानिक पद की गरिमा उन्होंने नहीं बनाई, बल्कि वो एक पार्टी के मेंबर की तरह बिहेव किया। और ये भी है डिस्क्रिशन के लॉ में, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं रवीश इसमें, और विदेशों में भी केसेस हैं कि कभी भी डिस्क्रिशन अंडर डिक्टेशन नहीं हो सकता। यदि राज्यपाल जी ने सेंटर के डिक्टेशन पे ये काम किया है, जो कि फैक्ट्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स, है ना, अपने आप नजर आ रहा है, ये रेसिप्रोसिटर का मामला है, बताने की जरूरत नहीं है कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी के हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जब भी डिस्क्रिशन किसी दूसरे के कहने पे एक्सरसाइज किया जाएगा वो डिस्क्रिशन रॉन्ग होगा और अदालत को उस पे पुनर्विचार करने का, उस पे जुडिशियल रिव्यू करने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है। तो डिस्क्रिशन है, जरा एक जुमला में रवीश कहूंगा, समझ लीजिए इसको, कि राज्यपाल को सब्जेक्टिव डिस्क्रिशन है ये देखने का कि बहुमत किसके पास है, लेकिन ये सब्जेक्टिव डिस्क्रिशन राज्यपाल का
ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव फैक्ट ये है कि 104 इनके पास हैं और 116 उनके पास हैं, तो कहां से ये 112 बनेंगे, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली क्लियर आ रहा है। यहां राज्यपाल ने क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी छोड़ दी, सब्जेक्टिविटी दिखाई, इसलिए डिस्क्रिशन का मिसयूज और अब्यूज है। फैजान साहब, एक बात है जो दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए, फिर चुनाव प्री पोल अलायंस को बुलाइए, फिर पोस्ट पोल अलायंस को बुलाइए। इसमें क्या स्पष्टता है, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अरुण जेटली कहते हैं कि जो चुनाव के बाद का गठबंधन है उसे बुलाया जाना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि जो चुनाव के पहले जो सबसे बड़ी पार्टी उभरती है चुनाव के बाद उसको बुलाया जाना चाहिए। ये क्या मामला है, क्या हमारे राज्यपालों ने दोनों ही पक्ष में दोनों ही हिसाब से गड़बड़ियां की हैं, जिसका उदाहरण ये लोग दे रहे हैं, या संविधान ने कुछ साफ साफ इस पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साफ साफ कहा है, सरकारिया कमीशन ने साफ साफ कहा है इसमें कि किसको पहले बुलाना चाहिए? मैं जरा सा 1 मिनट लूंगा रवीश। 1937 में जब सरकारें कांग्रेस की बनी थी, तो ये शर्त लगाई थी हमारे नेताओं ने कि अंग्रेज गवर्नर जो है वो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाद में हमने ये विशेषाधिकार उन्हें दे दिया। अब आप ये देखिए, संविधान ने कहीं ये नहीं कहा कि बहुमत वाला हो या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, संविधान इस पर बिल्कुल मौन है। लेकिन देखिए, अभी जस्टिस चलमेश्वर ने कहा था प्राइवेसी के केस में कि साइलेंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको भी पढ़ा जा सकता है। और साइलेंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस केस में ये है कि अगर किसी दल के पास और किन्हीं दलों के समूह के पास बहुमत नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बुलाई जाएगी, और अगर किसी दल के समूह के पास बहुमत है तो फिर कुछ और नहीं देखा जाएगा। जिसके पास नंबर है, राज्यपाल को उसको ही शपथ के लिए आमंत्रित करना है। मैं समझता हूं कि ये जितने सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन और एसआर बोम्मई की बात हो रही है, ये सब संविधान के अनुरूप नहीं है। जब बहुमत नहीं है तब सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसके बाद प्री पोल अलायंस, फिर पोस्ट पोल अलायंस, क्योंकि बहुमत नहीं है। पर जैसे ही बहुमत 2 दल या 3 दल या इंडिपेंडेंट मिलके बना लें, फिर कुछ नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि बहुमत किसके पास था। फैजान साहब, और भी सवाल हैं, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटकर फिर आपके पास आते हैं। कर्नाटक चुनाव में जो राज्यपाल की भूमिका रही चुनाव के बाद और येदियुरप्पा सरकार ने जो शपथ ली है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। फैजान साहब, एक बात और आई अदालत में बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जब शपथ से पहले विधायक अपना पाला बदल सकते हैं, दल बदल कानून उन पर लागू नहीं हो सकता है। क्या इस पर और कुछ है हमारे जानने के लिए, जिससे हमें पता चले कि इस हिसाब से तो विधायकों के शपथ से पहले रोककर कोई भी किसी भी तरीके से दल बदल करा सकता है, फिर दल बदल कानून का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए, इसे हटा ही देना चाहिए फिर? रवीश, मैं जरा अफसोस के साथ आपको बताता हूं कि हमारे न्यायालय ने दल बदल के विषय में बड़ा एक गलत जजमेंट दिया। और ये बात कुछ हद तक रविशंकर प्रसाद सही कह रहे थे कि कांग्रेस के भी एक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने जो एक विश्वास मत प्राप्त किया था, वो एक डिस्प्यूटेड विश्वास मत था, जिसमें कुछ ये प्रश्न उठा था कि क्या कोई ब्राइबरी का एक्सचेंज हुआ वोट देने के लिए। और उसमें प्ली ये ली, जो हमारे विधायक लोग थे, वहां पार्लियामेंटेरियन थे, समझिए लोकसभा के मेंबर थे, उन्होंने कहा देखिए साहब, ऐसा है कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत जो भी सांसद है वो जो कुछ संसद में बोलता है या वोट देता है वो संसद का विशेषाधिकार है और न्यायालय को उसमें देखने का कोई हक नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से 2 जजेस की मेजॉरिटी ने ये कहा कि हाँ भाई, हम ये नहीं देख सकते कि ये वोट क्यों दिया, इसने किस कारण दिया। तो मैं ये समझता हूं कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के कानून में एक हॉर्स ट्रेडिंग का और एक ब्राइबरी का एक गलत मिसाल कायम कर दी। मेरी अपनी राय में, मैंने एक आध जगह कहीं लिखा भी है, मुझे याद पड़ रहा है कि चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो भी सांसद या विधायक किसी दल के चुनाव चिन्ह पे जीत के आया है, उसके बाद अब वो किसी और दल के लिए वोट नहीं दे सकता कम से कम पहले 6 महीने।
ताकि ये पूरी कंट्रोवर्सी कि हम पहले खरीद लें ओथ होने से अभी तो इसकी या कोई बाद में व्यवस्था नहीं है ना, खत्म होनी चाहिए। मौजूदा ये ओपन केस है, मतलब ये इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोक नहीं है, दल बदल हो सकता नहीं, है। रोक होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि जब पार्टी ने विप जारी की होगी, और जाहिर है कि विप जारी होगी ऐसे केसेस में, तो आपको पार्टी लाइन से जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये केस बहुत क्लियर था कि इसमें बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, और राज्यपाल ने उनको 15 दिन का टाइम दिया ही इसलिए है कि तोड़ फोड़ करो, बहुमत हासिल करो। एक और बात आई जो इसमें, है एक गलत मिसाल कायम की जा रही है। एक और बात आई है इसमें कि मुकुल रोहतगी से जब पूछा अदालत ने कि इन्होंने 116 दस्तखत दे दिए हैं कांग्रेस और जेडीएस ने, तो कहा गया कि इनमें से कुछ दस्तखत फर्जी हैं, तो क्या गवर्नर ने वेरीफाई किया? तब ये जवाब दिया गया सरकार या विधायकों की तरफ से कि सदन पे इसकी परीक्षा हो जाएगी। अगर कोई सिग्नेचर फर्जी है तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए था उस वक्त? नहीं, राज्यपाल को देखिए ऐसा है कि राज्यपाल जनरली इस सिचुएशन में फेस वैल्यू पे जाता है कि अगर आपने सिग्नेचर की एक लिस्ट दी है तो राज्यपाल जनरली उस सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं करना चाहिए उनको, और उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ये देखिए, जब एक बार पता चल गया कि एक पार्टी को बहुमत नहीं है, तो उस पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब बहुमत जो क्लेम कर रहा है आपको उसको शपथ दिलानी है। अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वो संसद में हार जाएगा, वो विधानसभा में। तो फिर मुझे ये बात बताइए कि दो बातें हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं पुराने फैसलों के मद्देनजर, और दूसरा कि जब गोवा के मामले में कांग्रेस कोर्ट गई थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उसे नहीं बुलाया गया, तब वो हार गई थी, ये मैंने कहीं पढ़ा है। अगर इस पर और आप स्पष्टता देख सकते हैं, हमारे पास एक ही मिनट है, आप बता सकते हैं जी। हाँ, 2017 का जजमेंट है। हाँ। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई कांग्रेस बहुत लेट कर दी, ये इन्होंने जल्दी नहीं की, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी बना ली और अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने शपथ ग्रहण नहीं रोका, और यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने शपथ ग्रहण नहीं रोका। हाँ। मैंने आपसे रवीश कभी कहा था कि जजेस के हर डिसीजन में भी एक पॉलिटिक्स होती है। हाँ। उस पॉलिटिक्स पे भी कभी हमको कोई शो करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये तेजस्वी यादव कर रहे हैं, या जो अब गोवा में कांग्रेस कर रही है कि गवर्नर की तरफ मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें बनाओ, इसका कोई संविधान में मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों सरकारें बहुमत साबित कर चुकी हैं। चाहे उनको गलत शपथ दिलाई गई हो उस दिन, उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन दोनों सरकारों ने बिहार में भी और गोवा में भी विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। इसलिए कांग्रेस का जो आरजेडी की का जो अपोजिशन है, उसका कोई संवैधानिक मीनिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कल मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि एक तो उन्हें कहना चाहिए कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा, विश्वास मत नहीं होगा, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा। और दूसरी चीज उन्हें ये कहनी चाहिए कि ये अगले 36 घंटे में होगा। जो कुछ उन्होंने पहले किया था 2006 में झारखंड में, और वो यूपी में भी कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को वही कर्नाटक में करना चाहिए। क्योंकि अगर रवीश सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगी तो लोगों का न्यायालय की इम्पार्शियलिटी पर और उसकी स्वतंत्रता पर विश्वास उठ जाए। फिर भी बहस का अंत नहीं होगा, बहस चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान मुस्तफा साहब, संवैधानिक समीक्षा की नजर से आप जवाब दे रहे थे। लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है और फिर अलग अलग नए नए तर्क क्या निकलते हैं। 2006 का जजमेंट भी अर्जुन मुंडा मामले केस में भी, उसमें भी देखा जाना चाहिए ध्यान से कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस फ्रॉड को होते हुए नहीं देख सकते, रोकना ही पड़ेगा। वो फ्रॉड क्या था? हम यही बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।